चलिए बच्चों, आज हम 10th क्लास के एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपके दो बुक लगती है, एक लगती है गोल्डन रेज और दूसरी लगती है रेजुलेशन। उस गोल्डन रेज के अंदर जो पोएट्री सेक्शन है, अपन पोएट्री सेक्शन पर बात करते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में 4 पोयम है और ये 4 पोयम्स 9 मार्क्स की है। जो आपकी पोयम है उनमें आपको 1 आउट ऑफ 2 स्टैंजा दिए जाएंगे। आई मीन दैट आपको 2 स्टैंजा दिए जाएंगे, 2 में से 1 स्टैंजा की आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी होगी। जो स्टैंजा आप करोगे वो 4 मार्क्स का होगा और 2 आउट ऑफ 3 यानी 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो 2 क्वेश्चन आप करोगे वो 1/2, 2.5 = 2 = 5 मार्क्स का होगा। 4 नंबर का स्टैंजा, 4 मार्क्स का स्टैंजा और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 9 मार्क्स की आपकी पोएट्री है। 4 पोएम लगती है आपकी। पहली पोएम है आपकी रिस्क। इसके पोएट का नाम है जेनी ट्रेंड। सेकेंड पोएम है आपकी माई गुड राइट हैंड। इसके पोएट का नाम है सी मेकी। तीसरी पोएम आपके लगती है द लोटस। इसके पोएट का नाम है तोरू दत्त। और चौथी पोएम आपके लगती है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसके पोएट का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये 4 आपके पोएम लगती है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले स्टैंजा के बारे में। चलिए, सबसे पहले अपन स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आपको किसी भी पोयम का, चारों में से किसी भी पोयम का एक स्टैंजा दिया जाएगा, फिर ऑप्शन दिया जाएगा और फिर किसी दूसरी पोयम का आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा। आपको इन दोनों में से किसी एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करना होता है। जब आप इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले आप इस स्टैंजा का रेफरेंस लिखोगे। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर ये एक्सप्लेनेशन क्या होती है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं व्याख्या।
हमें ये बताना होता है कि जो लाइनें हमें दी गई है उन लाइनों का भाव क्या है। कवि उन लाइनों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है, ये प्रत्येक लाइन को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रेफरेंस। आपको याद हो तो हिंदी का जब आपने पेपर दिया था 9th में 8th में, तो एक आपकी किसी भी कविता का एक भाग दिया गया था आपको, या किसी प्रोज का यानी गद्य भाग का भाग दिया गया था, ऊपर लिखा हुआ था सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। वो जो आप सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे, इसी को ही अपन कहते हैं एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको याद होगा जब सह प्रसंग आपने व्याख्या की तो आपने सबसे पहले लिखा कि उपरोक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तिका के इस भाग में से ली गई है और इसके रचयिता या लेखक ये है। इसे अपन कहते हैं रेफरेंस। यानी इस रेफरेंस के अंदर हमें यह बताना होता है कि जो पंक्तियां, जो लाइनें, जो स्टैंजा आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, वो स्टैंजा आपकी चारों में से कौन सी पोयम का है। जैसे मान लो ये 4 लाइनें स्टैंजा आपको दिया गया है एक, इसे आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो आपको बताना होता है कि ये स्टैंजा कौन सी पोयम का है। जैसे अभी आपको बताया कि आपके 4 पोयम लगती है, चारों पोइट के नाम भी आपको बताए गए, तो आपको बताना होता है कि भाई ये रिस्क पोयम का है, माई गुड राइट हैंड का है, या द लोटस का है, या एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग का है। फिर आपको ये बताना होता है कि इसका पोइट कौन है। जैसे अपन इस तरीके से लिखते हैं दीज लाइन्स, यानी ये लाइनें जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, फिर पोयम का नाम लिखेंगे यहां पर, फिर दिस पोयम या इट इज कंपोज्ड बाय, और फिर यहां पर अपन पोइट का नाम लिखेंगे। आप कोई सी भी पोयम का कोई सा भी स्टैंजा एक्सप्लेन करो, आपका रेफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। केवल यहां पर पोयम और पोइट का नाम बदल जाता है। सपोज करो अभी ये स्टैंजा द लोटस का है और इसके पोइट का नाम तोरू दत्त है, और ये स्टैंजा रिस्क पोयम का है और इसके पोइट का नाम जेनी ट्रेंड है। अब मान लो आप ये स्टैंजा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिखोगे द लोटस, पोइट की जगह लिखोगे तोरू दत्त, बाकी वर्डिंग सेम रहेगी। अब मान लो आप ये सेकंड नंबर स्टैंजा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप यहां पर पोएम का नाम लिखोगे रिस्क और पोइट का नाम लिखोगे जेनी ट्रेंड। ये होता है रेफरेंस। यानी रेफरेंस के अंदर हम ये बताते हैं कि इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है और इस पोएम का क्या नाम है। अब अपन आते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। यानी हमें यह बताना होता है कि जो स्टांजा है
उस स्टैंजा के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है। सरल भाषा में लेते हैं, जैसे कि हिंदी में दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। अब हमें यह बताना होता है कि इन दो लाइनों के अंदर कबीरदास जी हमें किसके बारे में बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यह कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ। अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कबीरदास जी इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमें इस संसार में जीने का तरीका बता रहे हैं। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस संसार में रहना है, सुखपूर्वक रहना है, तो ना तो ज्यादा किसी से दोस्ती कीजिए और ना ही किसी से ज्यादा दुश्मनी कीजिए, अपने काम से काम कीजिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अपन लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है या कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें संसार में जीने का तरीका बताता है। फिर आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है कि अगर आप इन्हीं दो पंक्तियों को अपन वापस एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर आप इन लाइनों की हिंदी करोगे तो अलग अर्थ है, अगर इन लाइनों का भावार्थ लोगे तो अलग है। अभी पहली लाइन की हिंदी करें, कबीरा खड़ा बाजार में, कि कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं। मांगे सबकी खैर, कबीरदास जी सबकी खैर मांगते हैं, पर किससे? यहां बाजार संसार के लिए यूज किया गया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना तो किसी से दोस्ती और ना ही किसी से दुश्मनी। ये तो इन लाइनों का हिंदी अर्थ है। लेकिन भावार्थ क्या है कि कबीरदास जी इस संसार के बारे में बताते हैं। कबीरदास जी भगवान से इस संसार में रहने वाले सभी लोगों के खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कबीरदास जी हमें इस संसार में जीने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि अगर इस संसार में आपको एक सुखपूर्वक जीवन यापन करना है तो ना तो किसी से ज्यादा दोस्ती कीजिए और ना ही किसी से ज्यादा दुश्मनी कीजिए। ये एक्सप्लेनेशन कहलाती है, इसे कहते हैं व्याख्या। इस तरीके से आपको एक पोएम का स्टैंजा दिया जाएगा, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया। फिर आप दोनों में से किसी एक का रेफरेंस भी लिखोगे। अभी आपको बताया गया कि रेफरेंस में पोएम और पोइट का नाम लिखते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। अभी आपको बताया गया कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि समझाना चाहता है उसे सरल भाषा में यहां पर लिखा जाता है। यह थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। कल हम पहली पोएम शुरू करेंगे और आपको उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। आप इस रेफरेंस को याद करोगे
क्योंकि प्रत्येक पोएम में केवल पोएम और पोएट का नाम चेंज होना है। और जो अभी आपको पोएम और पोएट के नाम बताए गए कि भाई आपके सिलेबस में 4 पोएम लगती है, उनके पोएट के नाम बताए गए, वो आपको लर्न करने हैं।